नमस्कार छात्रगण, मैं कान्जी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में TYBA सेमेस्टर 5 के विषय प्रयोजनमूलक हिंदी के दूसरे यूनिट के प्रश्न सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति समझाइए एवं उसके मुहावरों को सावधान स्पष्ट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो छात्रगण, यह प्रश्न आपको परीक्षा में कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति समझाते हुए उसके मुहावरे को सावधान स्पष्ट कीजिए। यानी कि मुहावरे को सावधान, यानी कि यहाँ पर मुहावरे के उदाहरण को सहित मुहावरों को स्पष्ट करना है, लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं और उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के मुख्य प्रयोग क्षेत्र के रूप में केंद्रीय सरकार के कार्यालय में कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के अनुसरण में प्रयुक्त हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यानी कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय में प्रयोजनमूलक हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। सरकारी कामकाज का विभिन्न वित्त मंत्रालय, विभागों, संस्थानों, बैंकों तथा अन्य संबंधित कार्यालयों को व्याप्ति की दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि यह पहले निर्धारित किया जाए कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत कौन से कार्यालय आएंगे। यानी कि पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत कौन कौन से कार्यालय आएंगे। तो अब हम केंद्रीय सरकारी कार्यालय की व्याख्या देखेंगे। केंद्रीय सरकारी कार्यालय व्याख्या। कानूनी तौर पर राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या स्पष्ट की गई है। राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 2 घ के अनुसार केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग या कार्यालय तथा केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अभिकरण का कोई कार्यालय और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय आदि केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 2 के अनुसार केंद्रीय सरकार का कोई भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय तथा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अभिकरण का कोई भी कार्यालय और केंद्र सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के अधीन कोई भी कंपनी या कोई भी कार्यालय होंगे, वो केंद्र सरकार के कार्यालय कहलाए जाएंगे। यानी कि वो केंद्र सरकार के कार्यालय के अंतर्गत आएंगे। यानी कि केंद्रीय सरकार का कोई भी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोग, समिति या नियम या कंपनी कोई भी सरकार के अधीन आएगा, वह केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत आएगा। केंद्रीय सरकारी कार्यालय की व्याख्या देखने के बाद अब हम सरकारी कार्यप्रणाली को देखते हैं। सरकारी कार्यप्रणाली केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, सचिवालयों, विभागों तथा अनेक अधीन सभी कार्यालयों की कार्यप्रणाली लगभग एक सी होती है, परंतु सरकारी नियंत्रण के बैंकों, निगमों, संस्थानों तथा कंपनियों आदि की कार्य पद्धति भिन्न भिन्न होती है। सरकारी कार्यालय में टिप्पण लेखन एवं मसौदा लेखन को अत्यधिक महत्व प्रधानता प्राप्त है, परंतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निगमों, संस्थानों तथा कंपनियों आदि के कार्यालय में टिप्पण तथा मसौदा लेखन का स्थान गौण माना जा सकता है। यानी कि केंद्रीय सरकार के जो सभी मंत्रालय हैं, सचिवालय हैं, विभाग है तथा अनेक अन्य जो कार्यालय हैं, उन सबकी कार्यप्रणाली एक समान होती है। यानी कि लगभग उन सभी मंत्रालयों की कार्यप्रणाली एक सी होती है, परंतु जो सरकार के अधीन है, जो बैंक, निगम या संस्थानें हैं जो सरकार के नियंत्रण के अधीन है, उनकी कार्य पद्धति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि हम जिस प्रकार हमने देखा कि सरकारी जो कार्यालय है, मंत्रालय हैं, सचिवालय, विभाग, उन सबकी कार्यप्रणाली एक समान होती है, परंतु सरकार के सरकारी बैंकों, निगमों, संस्थानों तथा कंपनियों की जो कार्य पद्धति होती है वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग होती है। सरकारी कार्यालय में टिप्पण एवं मसौदा लेखन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि सरकारी कार्यालय में टिप्पण और मसौदा लेखन का ज़्यादा प्रयोग होता है, परंतु जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, निगम हैं, संस्थानें हैं तथा कंपनियां हैं,
उन सभी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन का स्थान गौण माना जा सकता है। यानी कि प्रयोग तो होता है पर बहुत कम प्रयोग होता है, अतः टिप्पण और मसौदा लेखन का स्थान गौण माना जा सकता है। अब सचिवालय कार्य पद्धति देखते हैं। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी उनके सचिवालय होते हैं, जिनके माध्यम से सरकारी कामकाज का सूत्र संचालन किया जाता है। केंद्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय, विभाग अथवा प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीय पंजीकरण अनुभाग होता है, जो बाहर के स्थानों से आई डाक को प्राप्त कर उचित कार्यवाही करता है। गोपनीय पत्रों को छोड़कर शेष सभी पत्रों को प्राप्ति लिपिक खोलता है। कार्यालय में प्राप्त सभी पत्रों पर प्राप्त होने की तारीख और मुहर लगाई जाती है। तत्पश्चात विभिन्न अनुभागों के अनुसार पत्रों की छंटनी कर दी जाती है। पत्रों की छंटनी होने के बाद पत्रों की आवक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद विभिन्न अनुभागों, कक्षों, प्रभागों आदि को डाक भेज दी जाती है। अनुभागों में प्राप्त हुए डाक को दैनिकी लिपि की अपने अनुभाग अधिकारी के पास अवलोकनार्थ रख देता है। यानी कि जो दैनिक लिपि होता है वो अपने अनुभाग अधिकारी के पास अवलोकन के लिए रख देता है प्राप्त हुए डाक को। सभी प्राप्त पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुभाग अधिकारी विशिष्ट सहायकों के नाम अंकित कर देता है। फिर जो उस अधिकारी है वो उस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु सहायकों के नाम लिख देता है। इस प्रकार अंकित पत्र अनुभाग की डायरी में दर्ज करके संबंधित सहायकों को सौंपे जाते हैं। यानी कि अंकित पत्र को डायरी में दर्ज करके संबंधित सहायकों को सौंपे दिए जाते हैं। सरकारी अनुभागों में प्राप्त पत्रों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब सरकारी अनुभागों में प्राप्त पत्रों को यहाँ 2 विभागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित। पहला, ऐसे पत्र जिनका निपटना अनुभाग अधिकारी द्वारा ही कर दिया जाता है। यानी कि पहले पत्र ऐसे पत्र आते हैं जिनका निपटान अनुभाग अधिकारी ही कर सकता है या उसके द्वारा हो सकता है। ऐसे पत्रों पर कोई विशेष निर्णय लेना नहीं होता है। दूसरे पत्र होते हैं उन पर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। अब ऐसे महत्वपूर्ण पत्रों को संबंधित सहायक फाइल में विशेष नोट लिखकर प्रस्तुत करता है, जिस पर अनुभाग अधिकारी अपने सुझाव लिखित रूप में देकर पत्र को उच्च अधिकारी अथवा सचिव आदि के पास निर्णयार्थ भेज देता है। यानी कि दूसरे ऐसे पत्र होते हैं जिन पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। पहले पत्र में निर्णय ले सकता है अनुभाग अधिकारी, निर्णय ले सकता है, लेकिन दूसरे पत्र पर ऐसे महत्वपूर्ण संबंधित जो पत्र होते हैं उनको सहायक फाइल में विशेष नोट लिखकर प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि प्रस्तुति के लिए अनुभाग अधिकारी अपने सुझाव लिखकर अपने उच्च अधिकारी को अथवा सचिव आदि के पास भेज देता है, निर्णय लेने के लिए भेज देता है। संबंधित मामले पर विचार करके सचिव अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट करते हैं। फिर सचिव उस पत्र को पढ़कर अपनी सहमति अथवा असहमति प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। यदि मामला नीति विषयक हो तो संबंधित मंत्री की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि नीति विषयक अगर मामला हो तो फिर जो ऐसे संबंधित मंत्री है उसकी मंजूरी या अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार सचिवालय की में कार्यवाही की जाती है। सचिवालय में सामान्यतः सचिव ही प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। यानी मुख्यतः सचिव ही प्रमुख अधिकारी होता है। सचिव के अतिरिक्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सुपरटेंडेंट, सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, निजी सचिव आदि कर्मचारी होते हैं। केंद्रीय सरकार के विभाग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभागों तथा कार्यालय में महानिर्देशक, निदेशक, उपनिदेशक, अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी, प्रधान लिपिक, दफ्तरी, टेलीफोन परिचालक आदि कर्मचारी अपना काम करते हैं। यानी कि अलग अलग जो कर्मचारी होते हैं वो अपना अलग अलग काम करते हैं। अब हम सरकारी कार्यालय में टिप्पण और मसौदा लेखन देखते हैं। सरकारी कार्यालय तथा सरकार में अधीन निगम, संस्थान, कंपनी, प्रतिष्ठान, बैंक आदि सभी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सरकार के अधीन जो निगम होते हैं, संस्थानें होती है, कंपनियां होती है, प्रतिष्ठित बैंकें होती है आदि सभी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन का उपयोग होता है। किंतु सरकार के मंत्रालय, विभागों और कार्यालय में टिप्पण तथा मसौदा लेखन को अत्यधिक अहमियत दी जाती है। सरकार के जो विविध मंत्रालय हैं उनमें और विभाग हैं उनमें उन कार्यालयों में टिप्पण तथा मसौदा लेखन को अत्यधिक अहमियत या महत्व दिया जाता है, क्योंकि इन कार्यालय में फाइलों का प्रचलन अधिक होता है।
टिप्पण लेखन। अब टिप्पण लेखन की व्याख्या देखते हैं। सरकारी कार्य प्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अलिखित या फाइलें लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पणी कहते हैं। यानी कि सरकारी कार्य प्रणाली में जो विचाराधीन मामला होता है या कागज होता है उसके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो फाइलें लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पण कहते हैं। अब टिप्पण की प्रक्रिया। कार्यालय टिप्पण में निम्नलिखित बातों का सामान्य समावेश रहता है। एक पूर्ववर्ती पत्र का सारांश, दूसरा मामले का विश्लेषण, तीसरा अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव तथा चौथा निर्णय लेने के लिए अभिमत। अब टिप्पण लेखन की प्रक्रिया सरकारी कार्यालय में कुछ इस प्रकार होती है। अब टिप्पण की प्रक्रिया। कार्यालय का लिपिक अथवा सहायक प्राप्त पत्र पर टिप्पणी लिखता है। पहले जो कार्यालय का सहायक लिपिक होता है वो पत्र प्राप्त कर टिप्पणी लिखता है। उसके बाद कार्यालय का अधीक्षक उक्त टिप्पणी को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करता है। यानी कि जो कार्यालय अधीक्षक है वो जो लिपिक ने जो टिप्पणी की थी उसको पढ़ता है और अपने हस्ताक्षर करता है, यानी कि सिग्नेचर करता है। सहायक द्वारा लिखे गए पूर्ववर्ती टिप्पण पर अपना विचार व्यक्त करना चाहे तो अपनी टिप्पणी के साथ अवर सचिव को प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि अगर कार्यालय अधीक्षक चाहे तो अपनी टिप्पणी लिखकर अपने विचार व्यक्त करके अपने से ऊपर के अधिकारी यानी अवर सचिव को प्रस्तुत कर सकता है। पूर्व प्रक्रिया के अनुसार अवर सचिव उसे उप सचिव के पास प्रस्तुत करता है। यदि विचाराधीन मामला उप सचिव के स्तर पर निपटाया जा सकता है तो अवश्य आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर करता है और इस प्रकार मामले का निपटान होता है। यानी कि अवर सचिव प्राप्त पत्र को उप सचिव के पास भेजता है। यदि मामला विचाराधीन उप सचिव के स्तर पर निपटाया जा सकता है, यानी कि अगर उप सचिव जो है वो मामला है वो निपटा सकता है तो वह अवश्य आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर करके उस मामले का निपटान कर सकता है। यदि मामला अधिक गंभीर है तो उप सचिव उस पर अपनी टिप्पणी देकर उसे संयुक्त सचिव को भेज देता है। यानी कि अब मामला ज़्यादा गंभीर हो तो उप सचिव उस पर अपनी टिप्पणी देकर उसे संयुक्त सचिव के पास भेज देता है। संयुक्त सचिव या सचिव के स्तर पर यदि मामले का निपटान न होता हो तब आवश्यक टिप्पणियों के बाद मामला आवश्यक निर्णय हेतु मंत्री अथवा प्रधानमंत्री के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण मामलों का निपटान उच्च स्तर पर किया जाता है। यदि संयुक्त सचिव या सचिव के स्तर पर भी मामले का निपटान न होता हो तब आवश्यक टिप्पणियों के बाद मामला निर्णय हेतु मंत्री अथवा प्रधानमंत्री के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार मामले का निपटान होता है। उच्च स्तर पर मामले का निपटान इस प्रकार होता है। संक्षिप्त में अगर टिप्पण प्रक्रिया देखें तो पहले कार्यालय का लिपिक होता है, वो सहायक पत्र प्राप्त कर उस पर टिप्पणी लिखता है। उस पर टिप्पणी लिखकर वो कार्यालय अधीक्षक के पास भेज देता है। कार्यालय अधीक्षक अपने पूर्ववर्ती विचार व्यक्त करना चाहे तो उस पर टिप्पणी लिख कर और सचिव को प्रस्तुत करता है और सचिव उसे उप सचिव के पास भेज देता है। यदि उप सचिव चाहे तो मामला निपटा सकता है, यानी कि अगर विचाराधीन मामला उप सचिव निपटा सकता है तो अवश्य आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर करके मामले का निपटान करता है। किंतु यदि अधिक गंभीर मामला होता है तो वह उप सचिव के पास अपनी टिप्पणी लिखकर उस उप सचिव को भेज देता है या संयुक्त सचिव को भेज देता है। अब संयुक्त सचिव या सचिव स्तर पर मामले का निपटान न होता हो तब आवश्यक टिप्पणी के बाद ही मंत्री अथवा प्रधानमंत्री के पास मामला भेज दिया जाता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण मामलों का उच्च स्तर पर निपटान होता है। अब हम मसौदा लेखन देखेंगे। मसौदा लेखन को प्रारूपण अथवा आलेखन भी कहते हैं, किंतु सरकारी कार्यालय में मसौदा लेखन शब्द ही प्रचलित है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी पत्रों, परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, सार्वजनिक सूचनाओं, करारों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं आदि के प्रारूप तैयार किए जाते हैं। अब ऐसा अनुमोदित मसौदा फिर से टाइप करा के प्रेषण के लिए रखा जाता है। मसौदा लेखन की सामान्य बातें। कार्यालयीन मसौदा पर कागज के दोनों ओर आधा हाशिया छोड़कर लिखा या टाइप किया जाता है। यानी कि कागज के दोनों ओर आधा हाशिया छोड़कर मसौदा लिखा या टाइप किया जाता है। दो पंक्तियों के बीच में काफ़ी जगह छोड़नी चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर उसमें कुछ शब्द जोड़े जा सके। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर अगर उसमें कुछ शब्द जोड़ने हैं तो हम जोड़ सकते हैं, इसलिए दो पंक्तियों के बीच काफ़ी जगह छोड़नी चाहिए। अनुमोदन के लिए मसौदा ऐसी पर्ची भी मसौदे के साथ लगानी चाहिए। जिस पत्र का उत्तर देना हो उसके अंतिम पत्र की संख्या और तारीख हमेशा लिख देना चाहिए। यदि किसी पत्र पर
पुष्टांकन किया जाए तो उस कार्यालय को पुष्टांकित पत्र भेजा जा रहा है उसे प्राप्त हुए अंतिम पत्र का हवाला भी हमेशा देना चाहिए। मसौदे से यह स्पष्ट होना चाहिए कि साल प्रति के साथ कितने सहपत्र जाएंगे। टाइपकार, मिलानकार और प्रेषक का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाशिए में एक तिरछी रेखा भी बना देनी चाहिए। मसौदे में जिन पत्रों के बारे में बताया गया हो उनकी नकलें पहले से मौजूद हों तो यह बात हाशिए में स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए। फाइल में रखे गए सभी मसौदों पर फाइल संख्या लिखी होनी चाहिए। जब किसी मामले में राज्य सरकारों या मंत्रालयों आदि की सलाह ली जाए तो आमतौर पर उत्तर भेजने की आखिरी तारीख तय कर देनी चाहिए। केंद्रीय रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पत्रादि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद और टेलीफोन नंबर भी अवश्य लिखा जाना चाहिए। अधिकारी मसौदे पर अपने नाम के आधार लिख देगा जिससे पता चल जाए कि उसने मसौदे का अनुमोदन किया है। अब हम मसौदे के मानक रूप देखेंगे। यदि किसी एक ही ढंग के पत्रादि बार बार भेजने पड़ते हों उनके लिए मानक मसौदा बना लेना चाहिए। यानी कि एक ही प्रकार के पत्र अगर बार बार भेजने पड़ते हों तो उनके लिए एक निश्चित मसौदा बना लेना चाहिए। ऐसे मानक मसौदे साफ प्रति के साथ हस्ताक्षर के लिए संबंधित अधिकारी को पेश किए जाने चाहिए। यानी कि ऐसे मानक मसौदे थे वो साफ और सुथरे हस्ताक्षर के साथ संबंधित अधिकारी के पास पेश किए जाते हैं। अब मसौदा लेखन की विशेषताएं। मसौदा लेखन की भाषा सरल होती है, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि मसौदा लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट हो। मसौदा संक्षिप्त और विषय अनुसार होना चाहिए। यानी कि मसौदा संक्षिप्त और विषय के अनुसार होना चाहिए, विषय अनुकूल होना चाहिए। और उसके साथ मसौदे में समग्रता भी होनी चाहिए। इसमें विषय वस्तु तथा संदर्भ आदि की संरचना क्रमबद्ध होनी चाहिए। मसौदा लेखन में स्पष्टता तथा शुद्धता तथा विशिष्टता का निर्वाह किया जाना चाहिए। यानी स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए तथा विशिष्टता भी होनी चाहिए। कार्यालय भाषा, शुचिता, सभ्यता, परंपरा तथा कार्य पद्धति का भी मसौदे में बखूबी निर्वाह किया जाना चाहिए। अब मसौदा लेखन की रूपरेखा देखते हैं। मसौदा लेखन की रूपरेखा। मसौदा लेखन के प्रमुख भाग हैं विषय निर्देश अथवा शीर्षक, विषय वस्तु, निरूपण, अनुच्छेद तथा समापन। अब हम इन प्रमुख भागों को विस्तार से देखते हैं। विषय। सरकारी कार्यालय में तैयार किए जाने वाले मसौदों के विषय भी आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न होने चाहिए। यानी कि मसौदे के जो विषय हैं वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। मामलों की स्थिति के लिए गए निर्णय तथा विषय वस्तु के अनुसार मसौदे का आकार प्रकार भी अलग अलग होना चाहिए। मसौदे के विषय अनुसार आंतरिक बातें और भाषा शैली भी होती है। गंभीर विषयों में संबंधित प्रारूपों के लेखन में भी विशेष सावधानी रखी जाती है। दूसरा है निर्देश। मसौदा तैयार करते समय यदि उसका संबंध पहले किसी पत्र या मामले से है तो उस प्रकार के भी निर्देश देने चाहिए, यानी निर्देश देना उचित होगा। मसौदे के सर्वोपरि मध्य अथवा बाएं कोने पर पत्र संख्या लिखी दी जाती है और उसके नीचे मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय आदि का नाम, स्थान, पता एवं दिनांक भी दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ आदि भी दे दिए जाते हैं। तीसरा है वस्तु निरूपण। यह मसौदा लेखन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रूप के विषय के अंतर्गत लिखे संक्षिप्त कथन की पूरी विवरणात्मक जानकारी यहाँ दी जाती है। मसौदे में किए गए कथ्य एवं टिप्पणी की पुष्टि हेतु न्याय संगत यहाँ तर्क वितर्क भी दिए जाते हैं और अनौत्म्य तर्कों के आधार पर विषय से संबंधित अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करके अपना अभिमत भी प्रकट कर दिया जाता है। इस प्रकार मसौदा लेखन में विषय वस्तु का पूरा सांगोपांग विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। आगे है अनुच्छेद। सामान्यतः प्रारूप लेखन में भी विषय की आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद किए जाते हैं। छोटे या संक्षिप्त प्रारूपों में एक या दो ही अनुच्छेद होते हैं, किंतु प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचना, राष्ट्रपति की ओर से जारी किए जाने वाले पत्र तथा परिपत्र आदि के बाबत कभी कभी 4 पृष्ठों के भी प्रारूप किए जाते हैं। इन प्रारूप तैयार करते समय ऐसे लंबे प्रारूपों को अनेक अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। यानी कि जो लंबे लंबे प्रारूप होते हैं उनको संक्षिप्त अनुच्छेदों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। आखिरी में है समापन। मसौदा लेखन में समापन का भी एक महत्व होता है। मसौदे में मुख्य विषय वस्तु का निरूपण के बाद निष्कर्ष के रूप में अंतिम बात को संक्षेप में कहा जाता है तथा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर का ठीक ऊपर बहुधी लिखा जाता है। अगर स्त्री हस्ताक्षर करता होने पर भी बहुधिया का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि योर्स फेथफुली के लिए बहुधिया रूप ही
बहुधेय रूप गलत है। मसौदा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बातें। मसौदा हाथ से लिखा जाता है या टाइप भी किया जाता है। तैयार किए गए मसौदे के साथ अनुमोदनार्थ मसौदा जैसे शब्दों की चिट लगानी चाहिए। मसौदे में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि मूल पत्र के साथ क्या क्या संलग्न होने जा रहा है। फाइल में रखकर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले मसौदे पर फाइल की संख्या अवश्य लिखी जानी चाहिए। मसौदे की भाषा सरल, संयत, विनम्र, शिष्ट, संक्षिप्त तथा स्पष्ट होनी चाहिए। सरकारी पत्र पदनाम तथा कार्यालय के नाम से ही भेजे जाने चाहिए। मसौदा लेखन में तथ्यों, कथ्यों, विचारों तथा भावों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, यानी कि विचारों, कथ्यों आदि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः यहाँ पर हमारा प्रश्न, सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति समझाइए एवं उसके मुहावरों को साधारण स्पष्ट कीजिए का समापन होता है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।